हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेज गोरखपुर। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे एजीटीए का चैंपियन बैच चलाया जा रहा है, जो कि एजीटीए बेस्ड पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज होगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट कहा जाता है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा चांस होगा आपका सिलेक्शन में। तो ये हमारा जो बैच चलाया जा रहा है, जिसका पूरा फोकस है 2026 में जो एजीटीए की वैकेंसी आई उसमें सिलेक्शन लेना। और हमारा स्लोगन है अब की बार एजीटीए पार। और हमारे इंस्टीट्यूट में एजीटीए का कोर्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में उपलब्ध है, जिसका ऑनलाइन का प्राइस है 1199 रुपये और ऑफलाइन का प्राइस है 2999 रुपये। कितना है? ऑनलाइन का है 1199 रुपये ओनली और ऑफलाइन का है 2999 रुपये। और जो हमारे एमसीक्यू होगा या पीवाईक्यू होगा वो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के पे आधारित होगा। और वो सब्जेक्ट वाइज होगा कि हम एक एक सब्जेक्ट से लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि आज मैं लेके उपलब्ध हूँ आपके सामने इकोनॉमी का 300 प्लस क्वेश्चंस का 15 सीरीज, मतलब 15 लेक्चर या 15 सीरीज चलाया जाएगा, जिसमें का आज पहला लेक्चर है या पहला क्वेश्चन सीरीज है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है कि ऑन द स्लोपी लैंड द बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम टू बी फॉलोअर्ड। मतलब कि जो स्लोपी लैंड है वहाँ पे कौन सा जो क्रॉपिंग सिस्टम है जो बेस्ट है, जो कि वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। मतलब कि जो स्लोप वाला ढाल वाला एरिया है, ढाल वाला इलाका है, उस पर कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाए जो कि वहाँ का क्रॉपिंग सिस्टम के लिए बेस्ट हो। तो हम ऑप्शन पढ़ सकते हैं क्या क्या है। तो पहला है कवर क्रॉपिंग, कैच क्रॉपिंग, फिर तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग, चौथा है मल्टीपल क्रॉपिंग और पांचवा है मोनो क्रॉपिंग। तो हम जब बात करते हैं स्लोपी लैंड पे तो हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कंटूर क्रॉपिंग नहीं है। अगर कंटूर क्रॉपिंग भी होता तो हम उसके साथ जा सकते थे, लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग भी ढाल पे आधारित ही होता है, यानी स्लोप के आधार पे ही किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, जो कि स्ट्रिप क्रॉपिंग है। क्योंकि कवर क्रॉपिंग हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम विरोजन के चांस होते हैं या संभावना होते हैं, वहाँ पे हम कवर क्रॉपिंग करते हैं। कैच क्रॉपिंग तो अगर हम दो फसलों के बीच में कोई छोटी फसलें ले रहे हैं, अगर उसमें से एक कोई फसल खराब हो चुका है तो हम उसके जगह पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप ले लेते हैं। तो वहाँ पे बीज का जो समय होता है, जो एक एक फसल खराब हुआ है और दूसरे फसल बोने से पहले जो बीज का समय होता है वो कवर करने के लिए हम कैच क्रॉप लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, मतलब लैंड साइज कम होता है, वहाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपें उगानी है और सॉइल की फर्टिलिटी जहाँ अच्छी रहती है उस जगह पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। और मोनो क्रॉपिंग आप सभी जानते हैं कि जब एक ही खेत में बार बार एक ही फसल हम ले रहे हैं तो उसको हम मोनो क्रॉपिंग बोलते हैं। तो पहला का सी आंसर है कि स्लोपी लैंड पे अगर बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम जो फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? स्ट्रिप क्रॉपिंग है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे कि द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, कि मतलब वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब एरिया के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट एरिया जो राइस का हम कल्टीवेशन करते हैं इंडिया के कौन से स्टेट में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, हरियाणा, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो हम जब बात करते हैं कि राइस प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा या राइस कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे यूज किया जाता है या कहाँ किस एरिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा राइस की खेती की जाती है, तो हमारा आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस की खेती की जाती है। वहाँ पे तीनों सीजन में राइस की खेती किया जाता है, जिसको अमन बोरो भी बोलते हैं। मतलब ये तीनों सीजन में, खरीफ रबी जायद तीनों सीजन में यहाँ पे राइस की खेती की जाती है। और फिर हम बात करते हैं आगे तीसरे क्रॉप पे या तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे कि मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रो रबी पल्स
इंडिया इन, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा रबी में जो पल्स क्रॉप हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से रबी सीजन का जो पल्स क्रॉप है हम उगाते हैं तो या उसकी खेती करते हैं, तो जिसमें ऑप्शन है लेंटिल, चिकपी और ब्लैक ग्राम, हार्स ग्राम और राजमा। तो ऑप्शन देख के आपको भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा अपने यहाँ उगाया जाता है। अगर बात यहाँ पे अगर पिजन पी भी ऑप्शन में रहता तो हम सोच सकते थे या कंफ्यूज हो सकते थे कि सबसे ज़्यादा किसको उगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है चिकपी, जिसको हम चना भी बोलते हैं या ग्राम भी बोलते हैं, जिसको चना बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं, ठीक। और जब बात करते हैं लेंटिल का, मसूर का, तो मसूर की खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक। और ब्लैक ग्राम उड़द है, जो कि उड़द की भी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, राजमा की भी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ खेती होती है वो चने की होती है, जो पल्स क्रॉप में। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए फार्मर हैज प्रोविजन ऑफ वन इरिगेशन ऑफ व्हीट क्रॉप, एट व्हाट स्टेज ही शुड इरिगेटेड द क्रॉप। कि अगर किसान के पास गेहूं की खेती में अगर एक ही इरिगेशन उपलब्ध है तो कौन से स्टेज पे इरिगेशन करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे कौन कौन से स्टेज होते हैं जिस पे हम इरिगेशन करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सीएराई स्टेज, जो कि फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं, सीएराई स्टेज इसको बोलते हैं, जो कि 21 से 25 डे आफ्टर सोइंग होता है। मतलब कि 21 से 25 दिन के अंदर जो हम सिंचाई करते हैं गेहूं की खेती में, उसको हम सीएराई स्टेज पे ही करते हैं। फिर उसके आगे टिल्लिंग स्टेज आता है, लगभग ये 40 से 45 दिन पे आता है। फिर फ्लावरिंग स्टेज आएगा, फिर मिल्किंग स्टेज आएगा, ठीक। तो हम अगर किसान के पास एक ही इरिगेशन उपलब्ध है, ठीक, तो उसकी बात करते हैं कि अगर व्हीट क्रॉप में देना है तो कौन सा स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ पे सिंचाई देना ही चाहिए, तो है सीएराई स्टेज। अगर किसान के पास दो इरिगेशन उपलब्ध है तो पहला तो सीएराई स्टेज में कर देते हैं और दूसरा कर देते हैं टिल्लिंग स्टेज में। टिल्लिंग जब कल्ले बनते हैं, मतलब जब प्लांट का ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, तो हम उस स्टेज में एक सिंचाई कर देते हैं। अगर किसान के पास 3 इरिगेशन उपलब्ध है, 3 इरिगेशन उपलब्ध है, तो पहला सीएराई में कर देंगे, दूसरा टिल्लिंग में कर देते हैं और तीसरा इरिगेशन मिल्किंग स्टेज में करते हैं। जबकि फ्लावरिंग के बाद जब दाने बन जाते हैं और दाने में मिल्क बनने लगता है, मतलब दाना जब फिल होने लगता है, तो उस स्टेज में हम, अगर हमारे पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो उस समय में करते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड। कि जो शुगर केन का यानी गन्ने का जो इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पकर्म है, उससे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है स्पाइक्स बोलते हैं, दूसरा टेसल बोलते हैं, तीसरा है पेनिकल बोलते हैं, चौथा एरो बोलते हैं, पांचवा फ्लावर बोलते हैं। अब हमको इसमें से पता करना है कि इन्फ्लोरेसेंस, जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी में दिख रहा एरो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुगर केन के पुष्पकर्म को या उसके फूल को हम एरो बोलते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन 2 मेन क्रॉप इज कॉल्ड। कि जैसे कि अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप हम 2 क्रॉपों के बीच में ले लेते हैं, तो उस क्रॉप को कौन सा क्रॉप बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है, देखते हैं। जैसे कि कैच क्रॉप बोलते हैं, कि कैंपेनियन क्रॉप बोलते हैं, कि कैच क्रॉप बोलते हैं, कि इंटर क्रॉप बोलते हैं, कि स्ट्रिप क्रॉप बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कैच क्रॉप। क्योंकि जब हम बात करते हैं कैच क्रॉप पे, तो ऐसे क्रॉप लेते हैं जैसे कि जिसका ड्यूरेशन बहुत कम हो। अगर 2 फसलों के बीच में हमको बोलना है कि अगर उसमें 2 महीने से कम समय है या 2 महीने के आसपास का समय है, तो हम उसके बीच में कैच क्रॉप बोल लेते हैं।
और ऐसे क्रॉप जैसे कि हम बात करेंगे तो कोरिएंडर को भी यूज करते हैं, कोरिएंडर को लीफ पर्पस से यूज कर लेते हैं एज ए कैच क्रॉप के रूप में, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कैरेट को यूज कर लेते हैं, कैरेट को यूज कर लेते हैं, रेडिश को यूज कर लेते हैं। तो मतलब ये जितने भी क्रॉप हैं ये लगभग हम इसको यूज कर लेते हैं कैच क्रॉप में। बात करते हैं कैश क्रॉप के बारे में। तो कैश क्रॉप क्या है? अब कैश क्रॉप मेनली होता है कि जैसे ऐसे क्रॉप जिनको हम कैश कमाने के इनकम के डायरेक्ट सोर्स के लिए ही उगाते हैं, जैसे कि हम आलू को उगा सकते हैं, पोटैटो को, शुगर केन को उगाते हैं, शुगर बीट उगाते हैं, जो कि हम इसको बेच के डायरेक्ट इनकम का स्रोत, इनकम इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए हम इसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कंपेनियन क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं कि जैसे कि अगर कोई क्रॉप में उसी फैमिली क्या उससे रिगार्डिंग जो कि कंप्लीमेंट करे एक दूसरे को, साथी क्रॉप बोलते हैं उसे, कि मतलब दोनों क्रॉप को बढ़ावा दे, मतलब एक ये बढ़े तो उसको भी बढ़े, मतलब दोनों बढ़े, दोनों फसलें बढ़े अच्छे से, दोनों का ग्रोथ हो, तो उसको हम कंपेनियन क्रॉप बोलते हैं। इंटर क्रॉप वो कोई भी क्रॉप हो सकता है जो कि हम दो क्रॉपों के बीच में इंटर क्रॉपिंग करके बोते हैं, या एक क्रॉप के साथ दूसरा क्रॉप इंटर क्रॉप करके बोते हैं, वो इंटर क्रॉप कहलाता है। स्ट्रिप क्रॉप जहाँ ढाल वाली जमीन है उस जगहों पे स्ट्रिप क्रॉप का यूज करते हैं। फिर जब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ट्रिटिकेल इज द क्रॉस बिटवीन। जो ट्रिटिकेल है जो कि मैन मेड फूड भी जिसे बोला जाता है, ट्रिटिकेल को मैन मेड फूड भी बोलते हैं या सीरियल भी बोलते हैं, कि मतलब ये ऐसा सीरियल है जो कि मैन मेड है, आदमी द्वारा बनाया गया। तो ये कौन सा है, ये इसका आंसर क्या होगा? तो व्हीट और बार्ले का क्रॉस है, नहीं है। व्हीट और ओट का है, नहीं है। बार्ले और राई का है, नहीं है। व्हीट एंड राई का है, हाँ, व्हीट एंड राई का क्रॉस है, व्हीट और राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल, मतलब ट्रिटिकम एस्टियम और सिकल सीरियल का क्रॉस है ट्रिटिकेल। तो इस तरह से ट्रिटिकेल का क्रॉस हुआ, व्हीट और राई से क्रॉस करा के ट्रिटिकेल बनाया गया, जो कि मैन मेड फूड भी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन गली इरोजन द प्रैक्टिस ऑफ गली प्लॉगिंग रिड्यूस्ड इरोजन बाई। जो गली इरोजन में गली का फॉर्मेशन हो रहा है या गली को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है, कि गली इरोजन को रोकने के लिए या रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी ऑफ रनिंग वाटर, कि जो रनिंग वाटर है इसका फ्लो को हम लोग स्लो कर दें, जैसे डैम लगा के बीच में उसके बांधा करके हम उसको चेक डैम करके, मतलब उसको डैम लगा के हम उसका फ्लो स्लो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि स्प्रेड ऑफ वाटर इन लार्जर एरिया, जो कि वाटर एरिया जो वाटर है उसकी तीव्रता कम करने के लिए हम उसको लंबे एरिया में या चौड़े एरिया में, जो लंबे एरिया है उसमें हम उसको फैला सकते हैं। ये भी ऑप्शन कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग पर्कुलेशन ऑफ वाटर, कि मतलब पर्कुलेशन वाटर का बढ़ जाए, मतलब कि लीचिंग होने लगे, वो डाउन डीप जाने लगे, ग्राउंड वाटर बनने लगे वो। तो इसका आंसर होगा ये, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो चौथा हमारा ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, जो इसमें का आंसर होगा कि ये सारे सही हैं। हम गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें अपना सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी, कि मतलब ये यहाँ पे कुछ इरिगेशन के टाइप दिए गए हैं, उसमें से ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इन सब में से सबसे ज़्यादा इरिगेशन की इफिशियंसी कितने है, मतलब सिंचाई दक्षता सबसे ज़्यादा किसकी है। तो ऑप्शन है पहला फ्लडिंग, दूसरा है चैनल इरिगेशन, तीसरा है ड्रिप इरिगेशन, चौथा है स्प्रिंकल इरिगेशन और पांचवा है रिज एंड फैरो इरिगेशन। तो जब हम बात करेंगे हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से हम एकदम इसको प्रिसाइज रूप में
जहाँ हमको ज़रूरत है उतना ही पानी देंगे और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर दे के हम फसल को ग्रोथ करा लेते हैं। फ्लडिंग की बात करते हैं तो क्योंकि फ्लड करने के लिए इस तरह के सिंचाई सिस्टम में हम खेत को पूरा भरते हैं पानी से, जिसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक। और चैनल इरिगेशन है कि नालियाँ बना के इरिगेशन करना, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर दक्षता की बात करते हैं हम कि इरिगेशन सिंचाई दक्षता सबसे ज़्यादा है तो ड्रिप की है। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी अच्छा है, इसकी भी दक्षता ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा की हम बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन की है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्राउंड नट कल्टिवेशन इज, कि जो सबसे अच्छा सॉइल है ग्राउंड नट कल्टिवेशन के लिए वो कौन सा है, या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सैंडी एंड सैंडी लोम, दूसरा है क्ले लोम, तीसरा है लोमी क्ले, चौथा है सिल्टी लोम एंड क्ले लोम, पांचवा है ब्लैक सॉइल। तो जब हम बात करेंगे ग्राउंड नट के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट या सुटेबल सॉइल्स कौन सा है, वो है पहला ऑप्शन सही होगा, सैंडी एंड सैंडी लोम। ग्राउंड नट के लिए, ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए सैंडी लोम क्यों बेस्ट है या सैंडी सॉइल क्यों बेस्ट है, हम बात करते हैं कि ग्राउंड नट जो कि ज़मीन में होता है, ज़मीन के अंदर इस कर्नेल बनता है। ठीक। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड नट में एक पेगिंग प्रक्रिया होती है, ठीक, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन के बाद जो उसका गाइनोफोर है, यानी जो फीमेल फ्लावर्स का पार्ट होता है, वो ज़मीन के अंदर धंसता है, मतलब कि वो पेनिट्रेट करके ज़मीन के अंदर ही जाके पॉट बनाता है। तो उसके लिए सॉइल का मुलायम होना, ठीक, या उस जो सॉइल क्रस्ट है वो हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल बेस्ट होता है ग्राउंड नट के लिए। क्लेई लोम बेस्ट नहीं होगा ग्राउंड नट के लिए, क्योंकि उसमें क्ले का मात्रा ज़्यादा है, तो मिट्टी का सरफेस जो होगा काफ़ी सख्त होगा। लोमी क्ले में भी क्ले की मात्रा है तो सख्त होगा, सिल्टी में भी क्ले है और सिल्ट है तो सख्त होगा सरफेस। तो ग्राउंड नट को कल्टीवेशन करने में वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैंडी एंड सैंडी लोम की, तो ये बेस्ट है, सुटेबल है सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 11वें क्वेश्चन के बारे में, कि फ्लेरिस माइनर ए बीड इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। जो फ्लेरिस माइनर, जिसमें हम गेहूंसा भी बोलते हैं, गेहूंसा, ठीक है, गेहूंसा या गेहूं का मामा भी बोला जाता है इसको, गेहूं का मामा। ये गेहूं का एक तरह से बोल सकते हैं फेवरेट है गेहूं का मामा, क्योंकि ये गेहूं के फसल में जरूर पाया जाएगा। कोई खरपतवार भले ना पाया जाए, लेकिन फ्लेरिस माइनर गेहूं के खेत में जरूर पाया जाएगा। तो हम बात करेंगे कि इसमें ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन है गेहूं, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गेहूं का मामा इसको बोलते हैं या गेहूंसा बोलते हैं, तो ये गेहूं में ही होगा, राइस में नहीं होगा, पल्स में नहीं होगा, और शुगर केन में नहीं होगा, मेज में नहीं होगा। किस में होगा ये होगा वीट में। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि स्ट्राइगा इज एन इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स वीड्स इन द फील्ड ऑफ, ठीक, ये किसके खेत में पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जो स्ट्राइगा नाम का पैरासाइट है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रिगा जिसको या स्ट्राइगा बोलते हैं, ये पैरासाइट्स प्लांट्स हैं, ठीक, और उसमें भी मतलब ये कैसे प्लांट्स हैं, तो पैरासाइट्स प्लांट्स हैं। तो और कौन से क्रॉप में पाए जाते हैं, हम उसकी बात करेंगे, या कौन से क्रॉप में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट है सोरगम, सेकेंड है बाजरा, थर्ड है शुगर केन जो सी नंबर है, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, और फिफ्थ है नॉन ऑफ दीज। तो जो स्ट्रिगा होता है ना, वो सोरगम में भी पाया जाता है, बाजरा में भी पाया जाता है, और शुगर केन में भी पाया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिगा है वो ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर इसमें, क्योंकि स्ट्रिगा जो होता है सेमी रूट पैरासाइट होता है, जो कि शुगर केन, बाजरा और सोरगम के साथ एसोसिएट होके या उस पे पैरासाइट बन के अपना ग्रोथ करता रहता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
फिर हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो द ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, कि जो ड्वार्फ वेराइटियां हैं, जो कि अभी हम बात करते हैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय यहाँ पे इंडिया में ड्वार्फ वेराइटीज इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी थी, क्योंकि ग्रीन रेगुलेशन के समय में यहाँ पे क्राइसिस हो गया था, इंडिया में क्राइसिस था उस समय, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम विदेश से या मैक्सिको, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, जो मैक्सिको से ड्वार्फ वेराइटी इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी थी, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ गया और ग्रीन रेगुलेशन हुआ। तो ऑप्शन में देख सकते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में पहला यूएसए, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा मैक्सिको, चौथा है जापान और पांचवा है नॉन ऑफ दीज। तो हम जैसा कि बताएं कि मैक्सिको से, जिसको हम सेंट्रल अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक, इसको हम सेंट्रल अमेरिका भी बोलते हैं, यहाँ से गेहूं की ड्वार्फ वेराइटियाँ इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, जो कि ग्रीन रेगुलेशन का कारण बनी और प्रोडक्शन हाई हुआ, और उसके बाद ही उससे क्रॉस करा के काफ़ी ग्रीन ड्वार्फ वेराइटियाँ जनरेट की गई या बनाई गई वीट की। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया, कि वो कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है जिसका जियोग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक एरिया या क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है। तो हम जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब, फिफ्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का भौगोलिक क्षेत्र है वो राजस्थान है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, जिसका ऑप्शन है, जिसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट, कि वैसे क्रॉप का नाम बताइए जिसका सबसे ज़्यादा, मतलब ये कौन सा, इनमें से कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसको सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हम समझते हैं। पहला है ऑप्शन बाजरा, दूसरा है मेज, तीसरा है कॉटन, चौथा है राइस और पांचवा है व्हीट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बाजरा है बहुत कम इसको वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक, मेज को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है और कॉटन को भी, ठीक, और व्हीट को भी। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच रहा है जो कि डी ऑप्शन है राइस, ठीक है, राइस बच रहा है जो कि हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि राइस को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होता है। अब इस एक लाइन से हम समझ सकते हैं कि राइस, मतलब 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए, 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप को 5000 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। अब 1 केजी जो राइस है, जो हम ड्राई रूप में बोलते हैं या ड्राई मैटर बोलते हैं राइस का, 1 केजी प्रोडक्शन करने के लिए 5000 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस क्रॉप की है, राइस की। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन, हलिंग परसेंटेज ऑफ कॉमन राइस इज, कि जो कॉमन राइस है यानी नॉर्मल जो सामान्य राइस है उसका हलिंग परसेंटेज क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 40, बी है 50, सी है 65, डी है 80 और ई है 90%। तो हमारा इसमें से हलिंग परसेंटेज क्या होगा। तो हम बात करते हैं कि जब राइस में हलिंग की ना, तो राइस में हलिंग परसेंटेज लगभग 66% होता है। तो हम इसके आसपास की ऑप्शन देख सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, 65%, ठीक। तो 65% हमारे पास
ऑप्शन में है जिसको हम बोलेंगे कि हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज 65%, क्योंकि ये 66% होता है लगभग। किसी किसी बुक में आपको 66 मिलेगा, किसी में 65 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन, अगर ऑप्शन में 66 रहता है और 65 रहता है तो हम 66 के साथ जाएंगे, अगर नहीं है 66 तो 65% ही जाएंगे। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 या 17। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमीन इन इंडिया। क्यूमीन मतलब होता है जीरा, कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरा की खेती होती है, जीरा प्रोडक्शन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है राजस्थान, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है वेस्ट बंगाल, फिफ्थ है पंजाब। तो हम सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं क्यूमीन जीरा का, ठीक है, तो जीरा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जो कि गुजरात में होता है, ठीक है, गुजरात में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड की, तो सबसे ज़्यादा मस्टर्ड की खेती होती है, ऑयल सीड की भी होते हैं, बाजरे का भी होती है, मतलब और भी चीज़ें होती हैं। वेस्ट बंगाल में राइस प्रोडक्शन में अच्छा होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में व्हीट होता है सबसे ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 नंबर के क्वेश्चन पे। द बेल ऑफ काटन कंटेंट हाउ मेनी केजी ऑफ लिंट। जो एक बेल होता है काटन का, उसमें कितने केजी रुई होती है, ये क्वेश्चन कर रहा है हमारा। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि कितना होता है, तो 170 केजी पर बेल होता है, पर बेल ऑफ काटन होता है, ठीक। और जब हम जूट में बात करते हैं, तो 180 केजी पर बेल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 170, 180, 178, 200 और 210। तो हमको जैसे पता है कि 170 केजी होता है पर बेल में, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है ए, जो कि राइट हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 170 केजी जो कि काटन होता है, और 180 केजी जूट में होता है। तो जब अगर जूट का पूछता है कि एक बेल जूट में कितना केजी लिंट होता है, तो हम बोलेंगे 180, और जब काटन में पूछेगा तो 170 केजी। ओके। फिर हम बात करते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन पे। द ड्रिप इरिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। जो ड्रिप इरिगेशन है ये किस देश से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा इजराइल। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो कि हाईएस्ट इरिगेशन इफिशिएंसी वाला भी इरिगेशन सिस्टम है, जो कि इजराइल से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, कि मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग इन हैवी ब्लैक सॉइल। कि जो हैवी ब्लैक सॉइल है उसमें ड्राई लैंड फार्मिंग, मतलब जो वर्षा पे आधारित खेती करते हैं, उसमें मोस्ट सुटेबल क्रॉप कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है चिकपी, सैफफ्लावर, लिनसीड, मस्टर्ड और राइस। तो हम बात करेंगे कि चिकपी जो होता है ये हैवी ब्लैक सॉइल के लिए क्रॉप नहीं है, और ये ड्राई लैंड पे नहीं है, इसको पानी की भी जरूरत है। लिनसीड की बात करते हैं, ये तो पल्सेज क्रॉप हैं, ये भी ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, ये भी पल्स है चिकपी भी, तो ये भी ब्लैक सॉइल पे अच्छा प्रोडक्शन नहीं है। फिर हम बात करेंगे मस्टर्ड का, मस्टर्ड वो ब्लैक सॉइल में इसका भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा सैंडी लोम सॉइल हो तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। फिर बात करते हैं हम राइस की, तो लोमी सॉइल हो या क्ले लोम हो तो इसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बच रहा है, सैफफ्लावर, जो कि बी नंबर का ऑप्शन है, सैफफ्लावर, जिसको कुसुम बोलते हैं हिंदी में। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुसुम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुसुम, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल में मोस्ट सूटेबल क्रॉप है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए वो है सैफफ्लावर।
ये भी ऑयल सीड क्रॉप है जिसको हम सुटेबली ब्लैक सॉइल में उगाते हैं। तो आज का बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि अगला क्लास में भी हम ऐसे ही इकोनॉमी के इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। फिर आगे आने वाले समय में मॉडरेट से हाई लेवल तक का या टफ लेवल तक का क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।